नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। वैशाख पूर्णिमा की रात बेहद खास होती है, इसलिए क्योंकि इस रात में चांद की रोशनी सबसे ज्यादा तेज होती है और चांदनी काफी दूर तक बिना कृत्रिम लाइट के भी आसानी से इसमें देखा जा सकता है। और यही एक मुख्य वजह है कि हर वर्ष वैशाख पूर्णिमा में राजस्थान में वन्यजीवों की गणना की जाती है। इस बार भी प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी वन्यजीव गणना की गई और करीब एक पखवाड़े में प्रामाणिक आंकड़े संकलित कर आपके सामने सार्वजनिक किए जाएंगे और इन्हीं आंकड़ों के हिसाब से वन विभाग जो है वो आगे की योजना तैयार करेगा, जो भविष्य में प्रदेश के अंदर वन्यजीव और वन्य जीवन के लिए दशा और दिशा को तय करेगी। आज बात इसी खास मुद्दे पर कि प्रदेश में क्या है जंगलात के हालात और वन्यजीव गणना का आने वाले दिनों में क्या असर होगा। तो देखिए, पर्यावरण के लिए ये मुद्दा और ये गणना कितनी महत्वपूर्ण है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल आज मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर डीएन पांडे, रिटायर्ड पीसीसीएफ हॉफ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनोज पाराशर जी, रिटायर्ड फील्ड डायरेक्टर रणथंभौर से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निर्मल जी, सबसे पहले आप ही का सवाल, क्योंकि आपकी हर एक कवरेज इस खबर को लेकर हमारे दर्शकों ने देखी और इतना सराहा, सुनने के लिए सिर्फ लगता है वाइल्ड लाइफ सेंसर्स, वाटर होल पद्धति, लेकिन जितनी मैन पावर, जितना टीम वर्क और जितनी कड़ी मेहनत इन चैलेंजेस के बीच होकर गुजरी, उसका सबसे सफल अगर इसे अब तक की वाइल्ड लाइफ सेंसस कहे तो क्या अतिशयोक्ति होगी? देखिए जयती, खास बात तो यह है कि इस समय हमारे पास 80 वर्ष का वन्यजीव का अनुभव साथ में साझा करने वाले लोग खड़े हैं। 40 वर्ष से ज़्यादा का दोनों का अनुभव है। मुझे तो जुम्मा अभी यूं कह सकते हैं कि 2 दशक से मैं कोशिश कर रहा हूं कि इनको पहचानूं पहले तो, और फिर वन और वन्य जीवन को पहचानने की कोशिश करूं। देखिए, अभी तक की सबसे बड़ी वन्यजीव गणना इस लिहाज से है कि कोरोना पहले कभी नहीं आया था। 2-2.5 साल कोरोना का दौर ऐसा चला जब आपने देखा होगा कि पहाड़ भी दिखने लगे थे दूर से ही, पोल्यूशन एकदम खत्म हो चुका था। ऐसे में वन्यजीव का जो क्षेत्र था उसमें भी इंसानी दखल बहुत कम हो गया था, तो उनको एक स्वच्छंद वातावरण मिला। उसका फायदा ये हुआ कि उनकी जो एक नैसर्गिक जो ब्रीडिंग की जो प्रक्रिया है उसमें भी उनको एक मतलब इस तरह का एक पैसेज मिला कि ठीक है, हाँ उसको वो प्रॉपर तरीके से रह सकते थे उन तमाम स्थितियों के अंदर। उसके बाद कुछ जैसे पांडे सर अभी चूंकि कुछ समय पहले ही आप हॉफ के पद से रिटायर हुए हैं, पाराशर साहब कुछ समय पहले रिटायर हुए, तो इन लोगों ने कुछ ग्रासलैंड्स भी विकसित किए। इनके नेतृत्व में ही क्या होता है कि जो खासकर अगर टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो उसमें गांवों का विस्थापन एक बहुत बड़ी चुनौती था। वो विस्थापित किए गए गांव कई जगह से, ग्रासलैंड विकसित होने से हुआ कि कई जगह तो नई नई प्रजाति के वन्यजीव दोबारा देखने को मिले जी। खास बात यह थी कि इस वन्यजीव गणना की, हालांकि चूंकि वाटर होल सेंसस है ये वाइल्ड लाइफ की, तो इसमें इतने प्रामाणिक इसके आंकड़े क्या होंगे उसके ऊपर तो प्रकाश मनोज पाराशर जी और पांडे साहब डालेंगे। लेकिन एक खास बात जरूर है कि हमारी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो प्रेबेस है। देखिए, इन आंकड़ों से एक बात तो तय हो जाएगी कि किस वन क्षेत्र का प्रेबेस कैसा है। आज अगर ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं या ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट की यदा कदा कोई घटना होती है तो इसलिए ही होती है कि जंगल में उसको अगर पर्याप्त प्रेबेस नहीं है तो बाहर निकल के भोजन पानी की तलाश करता है। तो ये सबसे बड़ा आंकड़ा ये नहीं, इसमें ये कोशिश नहीं की जा रही है कि कितने वन्यजीव बढ़ गए या किस तरफ क्या सारी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, झालाना कोई ले लीजिए, यहाँ का प्रेबेस किस तरह से होगा, यहाँ पर कॉर्निवोर और हर्बीवोर का जो अनुपात है वो किस तरह से ये देखना होगा। तो भविष्य में हैबिटाट इंप्रूवमेंट के लिए, प्रेबेस इंप्रूवमेंट के लिए, या अगर कोई भी हम प्लान बना रहे हैं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट को प्लान बना रहे हैं, तो ये आंकड़े उसमें बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होंगे। लेकिन अभी आंकड़े किस तरह से आते हैं, क्योंकि झालाना का तो बड़ा उत्साहजनक नहीं है, उसमें बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ प्रेबेस अच्छा नहीं है तो माइग्रेट करके हो सकता है वन्यजीव बाहर भी चले जाते हैं, खासकर लेपर्ड, क्योंकि यहाँ का एपेक्स प्रेडेटर वही है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे धार्मिक स्थल भी आसपास बहुत सारे छोटी छोटी कुंडी रख देते हैं धर्म के नाम पर, उनमें पानी भी भरते हैं, तो जानवर है पानी पी के चला गया वहां। उत्साहजनक आंकड़े जरूर नहीं है, लेकिन कैमरा ट्रैप के आंकड़े बड़े उत्साहजनक है जो पहले से मिलते रहे। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जब प्रामाणिक तौर पर जो पूरे आंकड़े जब सामने आएंगे तो प्रेबेस बढ़ाने को लेकर के ग्रासलैंड्स को किस तरह से डेवलप किया जाए, कहां किया जाए, कौन कौन से माइग्रेटरी रूट किस किस तरह के वन्य जीवों के, वो सारी चीज इन आंकड़ों के आधार पर ही तय होती है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आंकड़े जब आ जाएंगे तो उसके बाद जो नए फॉरेस्ट प्लान्स बनेंगे, जो नए प्रेबेस को लेकर प्लान्स बनेंगे और जो हैबिटाट इंप्रूवमेंट के काम होंगे वो बहुत उत्साहजनक और बहुत कारगर साबित होंगे।
बिल्कुल निर्मल जी, और जिस तरह से आपने अभी डॉक्टर डीएन पांडे और मनोज पाराशर जी का जिक्र किया, डॉक्टर डीएन पांडे आपने जंगलात के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए और कई निर्मल जी इस चीज़ को बेहतर समझ पाते हैं कि कई इस तरह के प्रयोग भी किए जिस वजह से फायदा दिखा हमें सभी को। लेकिन इस बार जो वाइल्ड लाइफ सेंसस रहा सर, उसी से जुड़े हुए कोई सवाल हैं, कई कन्फ्यूजन्स भी होते हैं दर्शकों के जहन में कि अगर वाटर होल पद्धति के जरिए से किया जा रहा है तो कितना ये प्रामाणिक साबित हो सकता है। 24 घंटे के अतिरिक्त अगर इसे देखा जाए तो इसकी गणना को लेकर के क्या आपका विश्लेषण कहता है? देखिए, प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको 3 रूपों में आपको समझना पड़ेगा जी। पहली बात तो यह है कि जो वाटर होल सेंसस होती है वो मूल रूप से बहुत सारे लोगों के पार्टिसिपेशन को इनवाइट करती है जी। तो हमारा जो सिस्टम है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग इसमें सम्मिलित हों। पहली बात तो ये है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि वाटर होल सेंसस एक एस्टिमेशन है, सेंसस तो नहीं कहना चाहिए, एक एस्टिमेशन है जो कम से कम 2 तरह की बातों को बिल्कुल साफ कर देती है कि कौन कौन सी प्रजातियां वहाँ उपलब्ध हैं जी। और उनकी दिखने की फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति क्या है दिखने की। तो आप ये कह लें जैसे हम किसी एक जगह पे खड़े हैं तो वहाँ कितने तरह के कौन से प्राणी दिख रहे हैं ओवर द लैंडस्केप कंटिन्यूम। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वाटर होल सेंसस को लेके वो ये है कि फिर कोलेट्रल एविडेंस जो इंडेक्स स्पीसीज हैं या इम्पॉर्टेंट स्पीसीज जिनको कह सकते हैं, ये माना जाए कि जिनके होने पर और भी बहुत कुछ पाए जाने की संभावना है, तो उनके लिए फिर कैमरा ट्रैप सेंसस भी होता है, जैसे टाइगर है, लेपर्ड है, या और भी अब तो धीरे धीरे बहुत सी स्पीसीज कवर कर रहे हैं उसमें। तो कुल मिला के आप ये समझें कि ये एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है और बहुत ट्रांसपेरेंट एक्सरसाइज है। तो इसलिए और पूरी दुनिया ने सीखा है भारत के इस प्रयोग से जी। तो मैं ये कहूँगा कि इसको आम लोगों के लिए एक मौका है उनको वन्यजीवों को देखने का, उनको गिनने का और उसमें अपना योगदान देने का। बिल्कुल सर, इसी से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं क्योंकि जनता के जहन में भी आता होगा कि कभी वाटर होल पद्धति से इसे किया जा रहा है, लेकिन जो वाटर पॉइंट्स बनाए गए हैं लगभग 1000 के करीब ही वाटर पॉइंट से 10,000 वॉलंटियर्स और वनकर्मी इसमें थे। जानवर पहुंचा, हो सकता है कि दोबारा वो पानी पीने पहुंच जाए, हो सकता है कि कोई नाला आसपास हो जहां पर इनफ वाटर अगर उसको मिल जाए तो वो वहां नहीं पहुंचकर दूसरी जगह पहुंच जाए। कई सारी चीज़ों के बीच में सिर्फ वहां पहुंचे हुए जानवर को पहचानना, उसको फिर अंकित करना रजिस्टर में और उसको फिर उसके बाद जितना भी जो भी प्रोसीजर है उसके हिसाब से ये अंकित कर देना कि हाँ ये एक अलग जानवर है दूसरे से। ये किस तरह का एक मैकेनिज्म है सर? इसमें 2-3 बातें आपको समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो यह है कि पूरे सिस्टम को ग्रिड में बांटा जाता है। पूरा जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसको आपने ग्रिड में बांट लिया और जैसा कि आपने कहा, मान लीजिए 1000 वाटर होल हैं तो वहाँ 1000 टीमें लग गई, 1 या 2 लोग हो गए और किस प्राणी को किस क्षण उन्होंने देखा है ये एक महत्वपूर्ण बात है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसके बाद उसके स्पेशियल पूरे मैप को देख के ये समझने की कोशिश की जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये प्राणी यहाँ भी था और वहाँ भी था। वन्य जीवों के साथ एक बड़ी रोचक बात है जो हम सबको समझना चाहिए। एक बार पानी पी लेने के बाद तुरंत पानी पीने नहीं आएगा वो, पहली बात। एक बार खाना खा लेने के बाद वो दोबारा खाना बहुत जल्दी नहीं खाएगा। तो इस भ्रम में आप ना रहें कि ये जो वाटर होल सेंसस है ये अनसाइंटिफिक है। ये अप्रॉक्सीमेशन तो है, लेकिन जो कोलेट्रल एविडेंस हम 2 और देते हैं उनको मिला लेने पर ये बिल्कुल साफ हो जाती है। खासकर जो मार्किंग्स वगैरह हैं जो हमारे साथी मनोज जी बात करेंगे आगे जी। मैं उस बात को उनके लिए छोड़ रहा हूँ। तो इसको आप ये मत मान के चलें कि इसमें प्रिसीजन नहीं है, इसमें ±7% का डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल आप मान सकते हैं जो अभी तक की साइंस बताती है। तो मैं यही कहूँगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है। बिल्कुल, और कोशिश तो हमने देखी निर्मल सर के जरिए, क्योंकि जिस तरह से एक मचान और इतनी भीषण गर्मी, इतनी जिस तरह की गर्मी। जी सर। जयती, मेरा एक सवाल मनोज पाराशर साहब से। मनोज जी, अगर वाटर होल सेंसस में चूंकि बहुत सारी दुश्वारियां हैं इसको लेकर के,
इसकी प्रासंगिकता तो कितनी बची हुई है, और अगर ये प्रासंगिकता इसमें है भी तो उसके जो आंकड़े हैं उनका फलित किस रूप में हम देखते हैं पूरे जंगल में, या आगे के उसके प्लान्स को लेकर, हैबिटेट इंप्रूवमेंट की हम बात करें या प्रे बेस इंप्रूवमेंट की हम बात करें? अभी पांडे साहब ने बिल्कुल सही बताया, साइंटिफिक भी है ये और एक्यूरेट नहीं है। प्रासंगिकता इसकी सबसे ज़्यादा इस बात में है कि हर चीज़ को दूर से नहीं किया जा सकता। आप हर चीज़ फोटो खींच के, जैसे ठीक है हमारे सेंसस होती है और फोटो वाली सेंसस डेड एक्यूरेट मानी जाती है कि भाई कितने गिन लिए, कितने पहचान लिए, गिन लिए से ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंट है पहचान लिए जी। पर हर चीज़ को हम दूर से ही करना चाहें तो वो एक तरह से चंद्रमा देखने की तरह हो गया कि दिखता तो यहाँ से यही जाना क्यों है। तो वन्य जीवों की आदत पहचानने के लिए, उनके व्यवहार को देखने के लिए, उनके किसी खास माहौल में उनकी रिएक्शन को देखने के लिए उनके पास जाना जरूरी है। और आप ये सोचिए कि इतने लोग सरिस्का आते हैं, रणथंभौर आते हैं, फोटो में देख तो लेते ही हैं, वीडियो देख तो लेते ही हैं, पर जो पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल टच जो है ना, जो इन वन्य जीवों के प्रति प्रेम पैदा करता है, इनके प्रति आकर्षण पैदा करता है जी। उसके लिए ऐसी एक्टिविटीज जरूरी हैं। निर्मल जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल रहेगा आपसे भी, क्योंकि अब आमतौर पर अब जब हम सुनते हैं कि वन्यजीव गणना तो दिमाग में ये आता है कि वन्यजीवों की गणना रही होगी, लेकिन सबसे पहले मकसद आप थोड़ा सा इलैबोरेट कर दीजिए, इसके पीछे मकसद क्या होता है, किस तरह से हम ये कहते हैं कि इस गणना के बाद में वन्यजीवों की दशा और दिशा बदलती है, क्योंकि जंगलात महकमे में क्या आने वाले दिनों में होने वाला है उसका एक रूट मैप भी तैयार करती है गणना। बिल्कुल जयती, बिल्कुल। देखिए बहुत बड़ी बात इसलिए है कि चूंकि वाटर होल पद्धति से ये एस्टिमेशन का काम जो होता है आकलन का, जैसा पांडे साहब ने भी कहा कि गणना नहीं होकर इसको आकलन कहा जाए, क्योंकि इसमें बिल्कुल परफेक्ट अगर इसमें रिजल्ट आएंगे ऐसा नहीं होता है। कैमरा ट्रैप हमें बहुत मदद करता है, क्योंकि कैमरा ट्रैप से किस रूट पर कोई वाइल्ड लाइफ जा रही है, वाइल्ड लाइफ का नेचर किस तरह का, उसने कितनी देर अगर कहीं रुक रहा है, अगर उसने कोई अगर फीमेल है तो उसने अगर कब्स अगर डिलीवर किए हैं या अपने उसने बच्चे अपने डिलीवर किए हैं तो वो कैसे आ रही है, बच्चे छोड़ के आ रही है, कुछ दिनों बाद बच्चों के साथ आती है, किस तरह का उसका व्यवहार में बदलाव है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ जो सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है कि नए जब ग्रासलैंड्स हम विकसित करते हैं, नए जब हमको किसी एक फॉरेस्ट का एक प्लान तैयार करना होता है तो बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं कि आसपास की उसकी बस्तियां, उनका बस्ती में किस जाति या किस वर्ग के लोग रहते हैं, उनका नेचर किस तरह का है, वाइल्ड लाइफ के साथ उनका किस तरह का एक जो कहते हैं ना कि कॉम्बिनेशन बन जाता है उनका, कि उनके वाइल्ड लाइफ को लेकर के उनकी किस तरह के उनके विचार है, उनके साथ किस तरह का व्यवहार है, वो सब देखना पड़ता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है इस आकलन की कि एक तो हमें ये पता पड़ जाता है पहली बात तो कि प्रदेश के अंदर हमारे पास किस प्रजाति के कितने वन्यजीव हैं, कौन से वन्यजीवों ने नए वन क्षेत्रों को अपना घर बनाया। जैसे चौसिंगा की बात करें तो बहुत पहले सरिस्का से चौसिंगा लुप्त हो गया था, लेकिन जैसे ही वहां कुछ गांवों का विस्थापन हुआ, वहां ग्रासलैंड विकसित हुआ तो चौसिंगा वापस देखने को मिला। कैरेकल की हम बात करते हैं, सियागोश की बात करते हैं तो बहुत कम है। अभी इस पर हम चर्चा भी करेंगे, भी पाराशर साहब भी बताएंगे, पांडे साहब भी बताएंगे कि अगर हम जैकॉल की बात कर रहे हैं या डेजर्ट फॉक्स की बात कर रहे हैं, कैरेकल की बात करते हैं, उनको भी इस सेंसस में या इस एस्टिमेशन के दौर में उनको पहचानना एक नवा, एक मतलब किसी को हम बैठाते हैं, अगर किसी को वॉलंटियर में जाता है, क्योंकि वॉलंटियर बहुत ज्यादा प्रशिक्षित नहीं होता, उसको 2 दिन का प्रशिक्षण दिया, 3 दिन का उसको प्रशिक्षण दिया, लेकिन जो वहां पर जो वन विभाग का जो कर्मचारी बैठा रहता है वो उसको सही से जानता है। तो मतलब खास बात यह है कि कौन सी प्रजाति के वन्यजीव कहां पर ज्यादा बढ़े, कहां पर लुप्त हुए या गायब हुए या उनकी संख्या घटी, उनका नेचर में किस तरह का बदलाव आया, उनके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या किया गया, आसपास बस्ती थी उनमें कितना स्ट्रेस था, वो आ रहे नहीं आ रहे, उन्होंने अपनी टेरिटरी वहां से छोड़ी नहीं छोड़ी, बहुत सारी बातें। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस पर मेरा बार बार मैं फोकस इसीलिए कर रहा हूं कि 36 कंजर्वेशन रिजर्व हो गए हैं राजस्थान के अंदर, 5 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, उसके अलावा लेपर्ड रिजर्व है, तमाम तरह के और जो संरक्षित वन क्षेत्र उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार की भी मंशा है कि जो हरित आवरण है वो 20% तक हो जाए कुल भूभाग का। लेकिन आप जहां आप टिकट लेकर के आप किसी वन्य जीव प्रेमी से आप उसको अगर वहां दिखाते हैं, सफारी कराते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि वहां का प्रेबेस बहुत अच्छा हो। राजधानी जयपुर के अंदर 2 लेपर्ड रिजर्व में, तीसरे की तैयारी कर रहे हैं, चौथा टाइगर सफारी भी यहां बन जाएगी, लॉयन सफारी यहां पर ऑलरेडी है, हाथी सफारी यहां पर है। तो हम ये तो कहते हैं कि हम दुनिया के एकमात्र ऐसे शहर में रहते हैं हम, या इस शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां इस तरह इतनी सारी सफारी हैं, लेकिन उनके प्रेबेस के लिए खासकर आमागढ़ या झालाना की बात करें, नाहरगढ़ की बात करें, वहां प्रेबेस कितना मजबूत है देखना होगा। मेरे को ध्यान है, पांडे साहब खड़े हैं, मेरे को कहने में अतिशयोक्ति नहीं कि इनके कार्यकाल में ये हुआ था कि घना से 50 चीतल लाके छोड़ने की बात थी झालाना के अंदर, हालांकि वो अभी तक एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो पाया पता नहीं, लेकिन अगर उनको कर दिया जाता तो बाहर जो इक्का दुक्का घटना होती है लेपर्ड की भागने की, बाहर चले जाने की, या 45 लेपर्ड के झालाना रिजर्व के अंदर जिसमें 45 लेपर्ड की हम बात करें उसमें अगर
8 ही आ रहे हैं। तो इतना ज्यादा अंतर भी नहीं हो सकता कि वाटर होल सेंसस में या कैमरा ट्रैप में इतना बड़ा अंतर हो जाए कि 45 के 8 रह जाएं। 100% ये बात सही है कि वो यहाँ से माइग्रेट करते हैं अपने भोजन के लिए, अपने पानी के लिए। तो सबसे बड़ा फायदा यही होगा इस एस्टिमेशन का कि जो आंकड़े आएंगे वो बताएंगे कि किस तरह से हमको प्रे बेस को सही किया जाए। प्रे बेस सही नहीं होगा तो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ेगा, वाइल्ड लाइफ माइग्रेट भी करेगी और बहुत सारी इसमें चीजें जुड़ी हुई टेक्निकली तौर पे जो पाराशर साहब और पांडे साहब बताएंगे। लेकिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि प्रे बेस इंप्रूवमेंट, हैबिटेट इंप्रूवमेंट, नए नए जो हम किस तरह से वन क्षेत्र विकसित कर रहे हैं उसमें कौन सी नई प्रजातियां हैं। हम चीते की बात करते हैं कि हमको वहाँ लाना है, अभी ठीक है मध्य प्रदेश में आ गया, हम राजस्थान में भी प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ भी उसको, लेकिन उसकी बसावट से पहले हमको हैबिटेट इंप्रूवमेंट, हमको वहाँ ग्रासलैंड किस तरह से विकसित करनी है वो देखना है। हमको कॉर्निवोर और हर्बीवोर का जहाँ बहुत ज़्यादा अनुपात बिगड़ा हुआ है उसको संतुलित करना है ताकि इस तरह का घटनाक्रम रुके। तो ये जो एस्टिमेशन है इसमें बहुत फायदा इस एस्टिमेशन के बाद इन सब चीज़ों में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपने जिक्र किया प्रेबेस का, तो डॉक्टर DN पांडे से सवाल पूछ लेते हैं। सर, प्रेबेस का बार बार जिक्र होता है और जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं कि इस वन्यजीव आकलन से या गणना से कह लीजिए इससे होगा क्या, खासतौर पर जो मांसाहारी और शाकाहारी जीव हैं जो क्षेत्र में किया जा रहा है उनके अनुपात को लेकर भी एक जानकारी सामने आ जाती है। कौन से जीव विलुप्त हो गए हैं उसको लेकर भी जानकारी, साथ ही कौन सी नई प्रजातियां हैं इसको लेकर भी जानकारी। तो इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके दर्शकों को समझाइए सर कि ये सभी पर्यावरण के संतुलन के लिए किस तरह से काम करते हैं, महत्वपूर्ण क्यों है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ जी। सबसे पहली बात तो यह है कि राजस्थान में जो रिवाइल्डिंग है, जिसको आप दो तरह की रिवाइल्डिंग हो रही है राजस्थान में। एक तो ऐसी रिवाइल्डिंग है जो ऑटोजेनिक रिवाइल्डिंग है, जो प्राणी अपने आप नए क्षेत्रों में चले जाते हैं। हाँ। निर्मल जी ने और मनोज जी ने चर्चा की जी। तो ये जो ऑटोजेनिक रिवाइल्डिंग है, झालाना उसका एक उदाहरण है। झालाना में एक भी लेपर्ड ला के बाहर से नहीं छोड़ा गया। तो जिस तरह से कार्निवोर्स की रिवाइल्डिंग होती है उसी तरह से हर्बीवोर्स की भी रिवाइल्डिंग हो रही है। ये बात है कि कुछ स्पीसीज़ इतनी ज़्यादा अडाप्टेबिलिटी है कुछ प्रजातियों की कि वो बहुत ज़्यादा अपना प्रेबेस नहीं देखती। उदाहरण के लिए लेपर्ड आज चाहे अहमदनगर महाराष्ट्र की बात हो, चाहे जयपुर की बात हो, या चाहे मंडी के आसपास की बात हो, हिमाचल में नीचे या पंजाब में जो नए एरियाज़ हैं वहाँ की बात हो जी, आधे से ज़्यादा भोजन लेपर्ड्स का तो निश्चित रूप से या तो कुत्ते बनाते हैं या वहाँ का लाइव स्टॉक बनाता है। ये आश्चर्य की बात नहीं है। 1990 के पहले अगर आप देखें गुजरात के गिर में जो लॉयंस हैं उनके कोर एरिया में 75% भोजन लाइव स्टॉक का होता था। आज वो घटते 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 अब समझिए 30-40 साल के बाद ये हुआ है कि 25% अभी भी लाइव स्टॉक है, 75% जो वाइल्ड प्रे बेस है वो है। तो इसमें वक्त लगेगा, पहली बात तो ये है। और जैसा कि हमारे साथी पैनलिस्ट ने चर्चा की कि जो ट्रॉफिक कॉम्प्लेक्सिटी है उसको आपको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। ट्रॉफिक कॉम्प्लेक्सिटी में सारे के सारे पौधे जो वहाँ मिलते हैं वो आते हैं, घास की प्रजातियाँ आती हैं, ग्रासलैंड्स आते हैं, इसके अलावा तमाम तरह के बाकी पशु पक्षी आते हैं। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, इस दिशा में राजस्थान में बढ़त हो रही है। एक बात तो ये है जी। दूसरी बात है जो एक्टिव रिवाइल्डिंग की जाती है। उदाहरण के लिए मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में टाइगर की एक्टिव रिवाइल्डिंग की कोशिश की गई, उतनी ज़्यादा मजबूत सफलता नहीं मिली। लेकिन रामगढ़ विषधारी में अगर आप देखें तो एक्टिव रिवाइल्डिंग भी और ऑटोजेनिक रिवाइल्डिंग भी जो अपने आप हो गई, दोनों ही थोड़ी बेहतर हो रही हैं जी। पर वहाँ का प्रे बेस अभी दुरुस्त होने में कम से कम 30-40 साल लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप अब इस बात को आप दो रूपों में कह सकते हैं। इन फॉरेस्ट्स का, प्रोटेक्टेड एरियाज़ का जो विकास हुआ है वो कम से कम नहीं तो लाखों साल का इवोल्यूशन है। अगर आपको आज रणथंभौर में टाइगर और उसके पूरा प्रे बेस दिखता है तो ये लाखों साल का इवोल्यूशन है जो उस क्षेत्र में बचा रह गया। ह्यूमन एक्टिविटी ऐसी रही जो बची रह गई, लेकिन कई क्षेत्रों में नहीं बची। तो आप सरिस्का से लेके और फिर इधर आमागढ़ और ये आपके झालाना तक अगर आएँ तो इस जगह जो
रिवाइल्डिंग, ऑटोजेनिक रिवाइल्डिंग हो रही है सर वो। निर्मल सर कुछ पूछना चाह रहे जी, हैं? मैं इसको पूरा कर लूं। ऑटोजेनिक रिवाइल्डिंग के साथ लोगों की आजीविका भी सुदृढ़ हो रही है। जयपुर के लोग पानी की एक एक बूंद को तरस जाएंगे जिस दिन सरिस्का से लेके और आपके आमागढ़ तक के जंगल गायब हो जाएंगे। तो इनको प्रबंधित करने की दिशा में भी हमें उसी तरह प्रयत्न करना होगा और ये सेंसस उसमें मददगार होगी। जी अच्छा, मेरा एक सवाल जयती आपके माध्यम से मैं पाराशर साहब से पूछना चाहता हूँ। पाराशर जी, आप तो चूंकि सरिस्का भी रहे हैं, आप तो रणथंभौर भी काफी रहे हैं, बहुत सारे एस्टिमेशंस और सेंसस में आप वाइल्ड लाइफ सेंसस में शामिल रहे। क्या कारण था कि टाइगर रिजर्व्स के अंदर सेंसस को बंद कर दिया गया इस तरह से कि वाटर होल पद्धति से इस तरह की सेंसस नहीं की जाएगी? दूसरा सवाल मेरा पांडे साहब से है, लेकिन पहला जवाब पाराशर से लूंगा। पांडे साहब से सवाल ये है कि हम लेपर्ड्स के नेचर की बात करते हैं तो क्या झालाना के, जिनको हम अर्बन लेपर्ड्स भी कह सकते हैं, और बाकी जो वाइल्ड में जो लेपर्ड दिखते हैं उनमें क्या उनके नेचर में कोई किसी तरह का कोई अंतर है, और अंतर है तो क्या कारण है उसके पीछे? आपका जो प्रश्न है ये ह्यूमन नेचर से रिलेटेड ज़्यादा है। रणथंभौर या सरिस्का में सेंसस के लिए एक वॉलंटियर बुलाओ, 11 आते हैं। उनकी व्यवस्था करना, जी और दोनों ही इतने बड़े जंगल हैं, सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर के कोने कोने में जहाँ जहाँ वाटर होल है आदमी लेके जाओ, उसके खाने की व्यवस्था करो, उसके पीने की व्यवस्था करो, और कई चीज़ें होती हैं। और उसके बाद इस सेंसस पे लोगों ने यकीन करना कम कर दिया। ये कहा जाने लगा कि आपके पास एक्चुअल टाइगर तो इतने ही थे, आप बता इतने रहे हो। कहने वालों की भी गलती नहीं थी। मैं सरिस्का में था तो मेरे पास पहली बार रेडियो कॉलर्ड एनिमल आए। बड़ा फेमस टाइगर था वहाँ का ST6। शाम को मिला कांकवाड़ी, रात में निकला बना होके, और सुबह सुबह सरिस्का। अब अगर कोई पगमार्क सेंसस से या वाटर होल सेंसस से स्टडी कर रहा है, जी हो रही है, तो प्रैक्टिकली उस एक टाइगर के 3 टाइगर हो गए। टाइगर एक था, 3 अलग अलग जगहों पे उन 24 घंटों में देखा गया। थोड़ी देर पहले पांडे साहब फरमा रहे थे कि भाई टाइम का भी ध्यान रखते हैं, मगर जब दूरी ही 30-35 किलोमीटर हो जाए फिर क्या करो? तो रेडियो कॉलर्ड होने की वजह से एनिमल्स के मूवमेंट का, जिसे कहते हैं ना, एक्यूरेट पता लगा। और उसके बाद ये क्लियर हुआ कि भाई ये वाटर होल सेंसस, जो एनिमल्स दूर दूर तक चलते हैं, ये चीज लेपर्ड पे लागू नहीं होगी क्योंकि वो इतना दूर नहीं चलता, मगर टाइगर एक रात में 20-25 किलोमीटर, रेडियो कॉलर्ड एनिमल ने बताया कि तो लगभग रोज का काम है। इसलिए टाइगर प्रोजेक्टों में इस वाटर होल सेंसस को रोका गया। अच्छा पांडे साहब, उसमें सवाल, चूंकि मैं लेपर्ड वाले पे आऊं, लेकिन उसमें एक सप्लीमेंट्री और जोड़ रहा हूं मैं। जी वन्य जीवों की जब हम गणना करते हैं, इसके आंकड़े बढ़ना वन और पर्यावरण दोनों के लिहाज से ठीक है, और ठीक है तो इसकी प्रासंगिकता किस तरह से हम उसको लाएं, उसको समझाएं? दुरुस्त बात है। इस प्रश्न को बाद में लूंगा। पहले जो आपने बिहेवियर वाला प्रश्न पूछा है, एक उदाहरण देता हूं मैं। अगर आप मेरे गांव में, जो मध्य प्रदेश में एक नदी और पहाड़ के बीच में है, अगर आप वहाँ 20 साल 25 साल रहे हों तो आपका बिहेवियर थोड़ा सा भिन्न होगा, बजाय अगर आप जयपुर में ही जन्मे हों, जयपुर में ही पले बढ़े हों, या आप लंदन में या न्यूयॉर्क में पले बढ़े हों, फ़र्क होगा। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं अब बचा है जिसे आप ह्यूमन मॉडिफिकेशन से अछूता कह दें। तो इंसान के पग जहाँ जहाँ पड़े हैं वहाँ वहाँ वन्य प्राणियों का बिहेवियर बदला है। पहली बात तो ये है। रही बात, आप कहें कि वाइल्ड में जो लेपर्ड्स हैं, ये सारे लेपर्ड्स वाइल्ड ही हैं, सारे लेपर्ड्स वाइल्ड हैं। एक बिहेवियर का ग्रेडियंट होता है, ख्याल रखिएगा। लेपर्ड बिहेव करते करते कुत्ता नहीं बन जाएगा, इसका ख्याल रखिएगा, या टाइगर बिहेव करते करते एक लेपर्ड नहीं बन जाएगा। तो एक बिहेवियरल ग्रेडियंट जरूर देखने को मिलता है, लेकिन इनमें इतना भारी अंतर नहीं है कि आप टाइगर को टाइगर समझना छोड़ दें या लेपर्ड को लेपर्ड समझना। मेरा प्रश्न यही था सर। अब इसको प्रेबेस से जोड़ दीजिए सर, अगर हम जालाना की बात करते हैं। अब मुख्य बात यह है कि रोटी कमानी है उनको अपनी। फिर से मैं इंसान का उदाहरण देता हूं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा, वी आर लिविंग इन ए प्लैनेट विच इज़ कंप्लीटली ह्यूमन मॉडिफाइड।
रोटी कमानी है तो चाहे फर्स्ट इंडिया में काम करना पड़े, चाहे कोई और चैनल में काम करना पड़े, आपको जाना पड़ेगा। नाउ सिमिलर इज द सिचुएशन विद लेपर्ड्स ऑफ झालाना, लेपर्ड्स ऑफ अहमदनगर। जी, दिक्कत ये है कि इनके पास अभी, इनकी तो रिवाइल्डिंग हो गई ऑटोजेनिक, लेकिन खाने पीने का सामान नहीं है। और जयपुर में जो 2013 की, माफ कीजिए, 2013 की जो सेंसस थी। सर क्योंकि समय का अभाव है तो ये भी एक जानकारी दे दीजिए, क्योंकि निर्मल सर ने अभी इस तरह से सवाल जी, पूछा। एस्टिमेशन के आंकड़ों जी। का किस तरह से लाभ होता है? बिल्कुल। बढ़ना क्या शुभ है? मैं बता रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ। 3.5 लाख कुत्ते आपके जयपुर में गिने गए थे, जिसको आप गणना कहते हैं, 2013 के आंकड़े हैं। जी। उन 3.5 लाख में से बढ़े ही होंगे, कम नहीं हुए हैं। तो बात यह है कि भोजन ढूंढने के लिए आता है और आएगा। इंसान के और वन्य प्राणियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। Correct। रही बात आपकी जो प्रश्न है, थोड़ा और प्रिसाइज करें, मैं बहुत साफ। जी, मतलब वन्यजीव के जो संख्या का जो आती है, संख्या जो का आकलन बढ़ना आता या है, वो घटना। बढ़ना कितना शुभकर है या चुनौतीपूर्ण है वो? देखिए, दो बातें हैं। कैरिंग कैपेसिटी को देखते हुए वन्य प्राणियों की संख्या हमेशा सेल्फ लिमिटिंग होती है। आप इसकी भी बहुत ज़्यादा चिंता न करें कि लेपर्ड झालाना में बहुत बढ़ रहे हैं। इंसान नहीं है वो कि अपने लिए नया घर बना लेंगे। सेल्फ लिमिटिंग इसलिए है, कैरिंग कैपेसिटी उस एरिया की, कुत्तों की सप्लाई कह लीजिए, या बाहर की जो प्रे बेस है उसकी सप्लाई, वहाँ का टेरिटरी, तमाम सारी बातों को देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि एक लिमिट तक बढ़ सकती है। बिल्कुल सर। और उदाहरण के लिए अगर आप हमारे पास में टाइगर्स की बात करें तो टाइगर्स भारत में 4500 से ज़्यादा की आप उम्मीद ना करें। ठीक है निर्मल सर, एक अंतिम कमेंट भी, क्योंकि इसको लेकर के आप ही फिर उसके बाद क्लोज कर दीजिएगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और उसके बाद भी कितना उत्साह है वन्यजीव प्रेमियों में भी इस खबर के बाद? देखिए, अपन चर्चा करें और चर्चा में एक बात नहीं कहें तो वो बिल्कुल अतिशयोक्ति होगी। जो ग्रीन आर्मी है, जिसके ये लोग, पांडे साहब तो हेड रह चुके हैं और पाराशर साहब ने भी उसको बहुत उच्च पद पर, फील्ड डायरेक्टर से आप रिटायर हुए। इन लोगों का जो कमिटमेंट है ना, जो पैशन है, जो फील्ड वाइल्ड लाइफ को लेकर के, वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। इनको मेरा बहुत प्रणाम है और इनके साथ वॉलंटियर भी, क्योंकि मैं जब कल खुद मचान पर बैठा रहा और मैंने देखा कि कितनी तीखी धूप, 48 डिग्री तापमान था, पीने को एक 5 लीटर का कैंपर वो भी गर्म हो गया, कोई सप्लाई नहीं थी, खाना भी कोई बहुत अच्छा नहीं था जो सप्लाई किया कर सकते थे वहाँ। ऐसे में इस कमिटमेंट के साथ कि इनको वाइल्ड लाइफ को उसको काउंट करना है कि कितनी उसकी संख्या है, क्या उसका फ्यूचर में इंपैक्ट होगा, कैसे उससे कनेक्ट करना है, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात थी। इनका जज्बा है, क्योंकि 2 तरह के फौजी होते हैं, एक सीमा पर वो तो देखते ही गोली मारता है अपने दुश्मन को, लेकिन ये इस तरह के फौजी हैं जो बचाते हैं अपने दुश्मन को। कोशिश यही है कि इंसानी दखल जब खत्म हुआ और उसके बाद कम हुआ, तो उम्मीद यही है कि वन्यजीव अब खुशी से विचरण कर सके अपने अपने स्थान पर। और चलिए, हमारे साथ में आप सभी आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिस्कशन के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। हमारे साथ फिलहाल जितने भी लोग जुड़े थे उनके लिए सभी का धन्यवाद। इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।